जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसमें टॉप आपका 1913 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले 34 वर्षों का यूपीएससी और पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आपका टारगेट जो है 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 दिसंबर को, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑल पीसीएस मतलब जैसे आपको हो गया उत्तराखंड पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, पंजाब पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, फिर मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, मतलब ऑल स्टेट पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका क्वेश्चन और यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ, जितने भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं 34 वर्षों में, वो हम देखने वाले हैं। आगामी जो आपको बीपीएससी का 70 वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको 50% क्वेश्चन जो क्या होता है बीपीएससी में क्या करता है, रिपीट करता है। यूपीएससी से और बीपीएससी से रिपीट करता है क्वेश्चन। तो आपके इस एग्ज़ाम के लिए ये एपिसोड जो है, ये वीडियो आपके अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम जो है प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न लेकर आएंगे, 50 एमसीक्यू लेकर आएंगे, 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा यूपीएससी और पीसीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका और एग्ज़ाम का भी, जैसे अदर एग्ज़ाम हो गया यूपीएससी पीसीएस हो गया, ऑल स्टेट पीसीएस, फिर यूपीएससी टीआरई 4.2, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस एसएससी, जीडी आरआरबी, रेलवे हो गया, फिर ईटीसी, मतलब ईटीसी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होता है वहाँ के क्या है, अति महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज हम भूगोल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप कितना, 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत के राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। जैसे भारत का राज्य है ना, जिसकी तटरेखा मतलब सबसे लंबी, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। इसमें किस राज्य का है, गुजरात नंबर 1 पर है। किस राज्य के साथ सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है, गुजरात के साथ। देखिए, गुजरात का ऐसा, जैसे भारत का लोकेशन ऐसा है, तो गुजरात देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसको सीधा करेगा तो लंबा होता है। तो गुजरात राज्य जो है भारत के राज्यों में से सबसे ज़्यादा तटरेखा सीमा बनाने वाला राज्य है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चक्रवात, तूफान और बवंडर की। इसकी प्रचंडता क्या होती है, बढ़ रही है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी जो है ना, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद हो गया आपका गुजरात के बाद हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात के बाद क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाया जाता है, उसके बाद कर्नाटक में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस काली मिट्टी में जो है आपका, देखिए, इस काली मिट्टी में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम के बाद चूना पाया जाता है, उसके बाद आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लो अयस्क पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है आपका। लौह तत्व के बाद जो हो गया आपका कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ये सभी पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि काली मिट्टी का काली रंग किसके कारण होता है। तो काली मिट्टी का जो है काली रंग किसके कारण होता है, तो आपका देखिए, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्ने मैग्नेटाइट के कारण जो है, देखिए, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश उपस्थिति के कारण जो है काली मिट्टी का काली रंग होता है। समझ गए ना, काली मिट्टी का काले रंग किसके कारण होता है, तो देखिए, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एंड जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। जीवांश के उपस्थिति के कारण जो है काली मिट्टी का काले रंग होता है। देखिए, कितना क्वेश्चन बन गया एक क्वेश्चन से। पहली, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है, और साथ में जो है काली मिट्टी का काली रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण जो है काली मिट्टी का काली रंग होता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है, देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन था दोनों, ये 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी, देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था। ये यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था। और देखिए, ये भी देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी में पूछा गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर एडेफिक, एडेफिक हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडेफिक हो जाएगा, एडेफिक हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों की किसकी किस्में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर। देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? तो इसका अंगूर हो जाएगा। ये जब जैसे देखिए, सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये सब क्या है? अंगूर की क्या है? आपका किस्में है, समझ गए? अंगूर की एक तरह का बीज है। तो ये प्री 2018 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा? केरल। राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यों में कौन राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत के प्रथम पायदान पर है? तो महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिए, राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत के प्रथम पायदान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलता है? जैसे देखिए, ये भारत का नक्शा है, तो ये हो गया पूर्वी घाट। ये क्या हो गया आपका? पूर्वी घाट हो गया। और ये क्या हो गया? पश्चिमी घाट, क्योंकि ये पूरब है, ये पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम है आपका। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलता है? मतलब पश्चिमी घाट से निकलता है तो कहाँ से निकलता है? पूर्वी घाट से निकलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। ताप्ती हो जाएगा। देखिए, ताप्ती जो है आपका, ये ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्तान, मध्य प्रदेश का जो मुल्तान है, देखिए मध्य प्रदेश के मुल्तान नामक स्थान से निकलता है। मुल्तान नामक स्थान के पास सतपुड़ा पर्वत से क्या होता है? यह निकलती है, समझ गए? जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिरती है। जो भ्रंश घाटी से होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर है। ये अरब सागर है, और ये हिंद महासागर है, और ये क्या है? आपका बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए फिर से, ये आपका कौन सा नदी? पश्चिमी घाट। तो ताप्ती नदी जो है ना, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी क्या है? आपका क्या है? पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। लेकिन ताप्ती नदी जो है, ये मध्य प्रदेश का मुल्तान, मध्य प्रदेश का जो मुल्तान नामक स्थान के पास सतपुड़ा का पर्वत जो है, वहीं से क्या होता है? निकलता है। सतपुड़ा पर्वत से ताप्ती नदी निकलता है, मध्य प्रदेश के मुल्तान नामक स्थान से निकलती है। जो भ्रंश घाटी किससे बोलते हैं? दो पहाड़ के बीच को जो जमीन के नीचे जो जगह होता है, उसके क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो भ्रंश घाटी से प्रभावित होते हुए कहाँ अपना जल गिराती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी कहाँ अपना जल गिराती है? अरब सागर में। और ये भी याद रखिएगा कि ताप्ती नदी जो है आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला देखिए, कावेरी नदी जो है आपका, ये नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, याद रखिएगा, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिराता है। देखिए, कावेरी नदी जो है आपका, कावेरी नदी, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है और अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिराता है। अब वही गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी नदी जो है आपका महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है एक। देखिए, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में एक कौन सा पर्वत है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है, वहीं से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये कौन पहाड़ी? देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के किस पर्वत से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और ये कावेरी नदी वो आपका कर्नाटक से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिराती है, दोनों। उसके बाद कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है आपका, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? जहाँ से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम स्थान। तो ये महाराष्ट्र के ये भी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलता है और अपना जल कहाँ गिराता है? आपका बंगाल की खाड़ी में गिराता है। ये भी जो है आपका कहाँ गिराता है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराता है। और ये जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
जो जो क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, समझ गए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान मरुस्थल, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल, राजस्थान मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है, थार मरुस्थल में किसका विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेस्टोनीसिन, प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का, समझ गए। प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का जो है क्या है आपका, एकीकृत है, मतलब विस्तार है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है, तो याद रखिएगा प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जवाब है, समझ गए वो जो है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा की सीमा रेखा बनाती है किसके बीच, देखिए भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा बनाती है। आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि मैकमोहन रेखा की लंबाई टोटल कितनी है, समझ गए, जो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनाती है, और इसका निर्धारण किस वर्ष हुआ है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इसका सीमा रेखा कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे क्या है, ऊंचा जलप्रपात है, और यह जो है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का जो है शिमोल जिला है, किस जिला में, शिमोगा, सॉरी शिमोगा जिला में, शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है, और यह जो है वराही नदी द्वारा बनाया गया है। ये किस द्वारा, तो वराही नदी द्वारा, वराही नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है, समझिए किस नदी पर, तो वराही नदी पर यह जलप्रपात बना है, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 455 मीटर है, कितना, 455 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितने है, 455 मीटर। देखिए कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है, 455 मीटर है, और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो वाराही नदी पर, किस नदी पर, वाराही नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए पहले गुजरात आता है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व जो कर्क रेखा गुजरता है उसका है, ये सीक्वेंस में दिया है। पहले गुजरात यहाँ आता है, गुजरात, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। देखिए इसके लिए ट्रिक भाई, गमछा झाड़ मित्र पर ये भी है, और गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तो गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये एक सब गरम, देखिए गरम छाछ, छाछ पी तृप्ति, तृप्ति मिलेगी, मिलेगी। देखिए, देखिए ग से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, सा से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, उसके बाद पी से हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्री से हो गया क्या, त्रिपुरा, और मिलेगी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की क्या है, एक सीक्वेंस में दिया गया नाम है। आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन में कि कर्क रेखा के पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर कर्क रेखा गुजरने वाला भारत का राज्य कौन सा सही है, इसमें क्रम कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा, पहले रहेगा गुजरात, राजस्थान, दे देगा पश्चिम बंगाल, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर रहेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसा करके रहेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे करके पूछ सकता है, इसीलिए सीक्वेंस में याद रखना है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, दोनों तरफ से आप याद रख सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची। रांची जो है आपका क्या है, सबसे नज़दीक में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची। क्या हो जाएगा, रांची, रांची सबसे निकटतम है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, तो रांची, इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, शायद रांची, इसका रांची होगा, शायद गांधीनगर होगा, देख लीजिएगा इसका, हमारे हिसाब से ये रांची को हम कमेंट के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका,
कौन सा हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है? कौन सा हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है? तो सियाचिन। सियाचिन हिमनद जो है भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और ये 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सॉरी 76 76 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। 76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है, समझ गए, सबसे बड़ा हिमनद है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है या निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। देखिए भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है ये थारू जनजाति पाई जाती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, जोग या गुरसप्पा, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर होगा शरावती नदी, कर्नाटक में। शरावती कर्नाटक में। देखिए जोग या गुरसप्पा, जिसे जोग गुरसप्पा भी बोलते हैं, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात कौन सी नदी उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरावती नदी। जोग या गुरसप्पा जलप्रपात से कौन सा नदी उद्गम होती है? तो शरावती नदी। कौन सा नदी? शरावती नदी। ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 2017 में यूपी पीसीएस पीडी 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल के नमी पर। वायुमंडल के नमी पर जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल की नमी पर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। पहले क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी, उसके बाद दोमट मिट्टी, उसके बाद रेतीली मिट्टी। देखिए ऐसा करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जल धारण कौन करता है? चिकनी मिट्टी, उसके बाद दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी सबसे कम जल धारण की क्षमता रखती है। तो इसे करके भी याद रख सकते हैं, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो या इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता, विविधता मतलब क्या होता है? अलग अलग, विभिन्न प्रकार के पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन में भी क्या? उष्णकटिबंधीय। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, मतलब वन है इस पर? तो इसका हो जाएगा 21.54%। 21.54% 2021 के अनुसार कितना हो गया है? 21.71%। और ये जो है यूपी, देखिए यूपी ACF पीडी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2021 के अनुसार, 2021 में, ये तो 17 वाला रिपोर्ट है, और 2021 के अनुसार जो है 21.71% हो गया है। देखिए इंडिया स्टेट, याद रखिएगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.54%। वही लेटेस्ट अपडेट हुआ है 2021 के अनुसार, आपका 21.71% हो गया है, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक विलोम, मतलब उसका उल्टा, समझ गए, संबंध होता है। देखिए भारत में वन क्षेत्र का ह्रास, मतलब भारत में वन क्षेत्र का ह्रास कैसे होता है? भारत के जनांकीय संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंधित रहा है, मतलब कैसे होता है? तो देखिए वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। देखिए जैसे वन क्षेत्र है, मान के चलिए वन क्षेत्र और ये जनसंख्या है, तो इस दोनों के बीच में नकारात्मक संबंध होगा ना, वही क्या करेगा? वन क्षेत्र को क्या करेगा? ह्रास करेगा, समझ गए कैसे? तो देखिए अगर मान के चलिए पेड़ पौधा बहुत है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो हम जनसंख्या ज़्यादा है तो पेड़ पौधा हमें ज़्यादा लगाना चाहिए, और ये जनसंख्या क्या करेगा? पेड़ पौधा अगर काटेगा तो ये नकारात्मक हुआ कि नहीं, जिससे क्या होगा? तो वन क्षेत्र का क्या होगा? ह्रास होगा, समझ गए। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम
होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधा का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 में। 1980 में देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहाँ? राजस्थान में। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही, देखिए अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। अवरोही है, क्या है? अवरोही। आरोही रहता तो बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में। देखिए, भारत में जो चीनी उत्पादन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शैल समूह भारत के धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो धारवाड़ समूह। कौन सा? धारवाड़ समूह। देखिए, कौन सा शैल समूह जो है भारत में, मतलब धात्विक खनिज मतलब धातु, जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो धारवाड़ क्रम के जो समूह के चट्टान होते हैं, उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है धात्विक खनिज, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैल क्रमों में से भारत का 19% मतलब 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है कौन? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में। किस क्रम के चट्टान में? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में। देखिए, शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम के चट्टान में। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। विश्रामपुर, याद रखिएगा, विश्रामपुर कोयला एक क्षेत्र है। विश्रामपुर जो है कोयला क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तवा नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर, तवा बांध तवा नदी पर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। देखिए, कोल बांध परियोजना, कोल कोल क्या है? एक प्रकार का बांध है। कोल बांध परियोजना मतलब उसका नाम है, परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। समझ, सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया, जैसे ये नदी है तो इस पर बांध बनाया गया। इस बांध का नाम क्या है? कोल बांध। तो कोल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, रबर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो केरल है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। मतलब रबर का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन सी खेती होती है? तो डाहिया खेती। कौन सा? डाहिया खेती। डाहिया खेती कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। डाहिया खेती कहाँ होता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही था, उसको अलग करके मध्य प्रदेश अलग और छत्तीसगढ़ अलग बनाया गया। तो इस दोनों राज्य में डाहिया खेती होता है। और ये अलग कब हुआ है, ये अलग राज्य हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, ओजोलों के लिए उत्तम है। ओजोलों के लिए उत्तम है धान की फसल। ओजोलों के लिए उत्तम है धान की फसल। ओजोलों के लिए उत्तम क्या है? तो धान की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो चित्रकूट में पाया जाता है। चलिए इसको डिटेल में देखिए, भारत में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। देखिए, भारत में अगर पूछेगा, भारत में बॉक्साइट, कौन सा चीज़? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। लेकिन ये तो देखिए, यूपी का एग्जाम है, जैसे यूपी ACF का पीरी 2017 का है, इसीलिए यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो चित्रकूट में। यूपी वाला याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? चित्रकूट में पाया जाता है।
और आपका भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। इसका नया नाम हो गया है ओडिशा। क्या हो जाएगा है ओडिशा हो गया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि साख। कृषि साख देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो कृषि क्षेत्र, कृषि साख क्षेत्र में। किसमें? कृषि साख क्षेत्र में। कृषि साख क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, पी सेन गुप्ता और जी सदा सदा संयुक्त 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो 60। कितने में? 60। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पी सेन गुप्ता और जी सदा संयुक्त 1968 में भारत के कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया था? तो 60। कितने? 60। 60 में। चलिए अगला क्वेश्चन, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किस संगठन का पहल है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किस संगठन का पहल है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुजरात किस फसल के मुख्य उत्पादक में से एक है? तो बाजरा। किसका? बाजरा। मूंगफली भी गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, बाजरा मूंगफली। देखिए, गुजरात जो है किस फसल में मुख्य उत्पादकों में से एक है? बाजरा। बाजरा में जो है ना, गुजरात हमेशा नंबर 1 पर रहता है। किस पर? नंबर 1 पर रहता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, पहलगाम चारागाह क्षेत्र अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर। ये तो क्वेश्चन ये आपका करंट में भी रहता है, पहलगाम चारागाह क्षेत्र अवस्थित था। यहाँ पर एक आतंकवादी हमला भी हुआ था। पहलगाम चारागाह क्षेत्र अवस्थित है किसमें? तो जम्मू कश्मीर में। पहलगाम चारागाह क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो सेलम। याद रखिएगा, सेलम। लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो सेलम। क्या हो जाएगा? सेलम। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100% सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। कौन सा? दीव। दीव को अभी मर्ज कर दिया गया है। 100% सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है कौन? दीव। दीव। देखिए, दीव को क्या कर दिया गया है आपको? द्वीप को जो है आपका मतलब इसको एक केंद्र शासित प्रदेश, बहुत सारा केंद्र शासित प्रदेश जैसे हो गया कौन? दमन द्वीप को, और उसके बाद दादर और नागर हवेली दमन द्वीप को मिलाकर जो है एक स्टेट बनाया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। समझ गया? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, कब बनाया गया था? तो 2019 में। पतरातू थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? देखिए, पतरातू थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, किस राज्य में है बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सॉरी, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा इसका। बताइए क्या हो जाएगा? उड़ीसा होगा कि झारखंड होगा कि छत्तीसगढ़ होगा कि पश्चिम बंगाल होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। देखिए, पतरातू थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, भारत का पहला तापीय शक्ति संयंत्र कौन सा है? हुसैन। क्या है? हुसैन सागर तापीय संयंत्र शक्ति है। समझ गए? शक्ति संयंत्र है जो भारत का पहला है। इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में किया गया था, जो हैदराबाद के 7वें निजाम के द्वारा खोला गया था। याद रखिएगा। देखिए, पतरातू थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। अब भारत का पहला तापीय शक्ति संयंत्र कहाँ खोला, कौन सा है? तो हुसैन सागर है। कौन सा है? हुसैन सागर, जो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, हैदराबाद के 7वें निजाम के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में है।
देखिए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी में है। कहाँ? वाराणसी में है। चलिए 45 नंबर देखिए, गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? तो तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है 46 नंबर? सतत विकास विशेष बल देता है। सतत विकास विशेष बल देता है किस पर? तो देखिए, मानव मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित करने की कि आगामी पीढ़ियों को साधनों की उपलब्धता समझौता न हो। देखिए, सतत विकास विशेष बल किसे देता है? देखिए, सतत विकास का मतलब क्या होता है? कोई भी मानव जो है ना, कोई भी संसाधन है उसको इस तरह का उपयोग करे कि आने वाला पीढ़ी को उस संसाधन के लिए कमी महसूस न हो, यही कहता है सतत विकास। सतत विकास विशेष बल, देखिए फिर से देखिए, मानवता को वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित करने हेतु कि आगामी पीढ़ी के संसाधनों की उपलब्धता से समझौता न हो, मतलब समझौता नहीं करना पड़े, उसे ही सतत विकास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2002 में। भारत में जैव विविधता किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2002 में हुआ था। भारत में जैव विविधता किस वर्ष पारित हुआ? तो 2002 में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? देखिए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों का विस्तार सीमा। देखिए, जैव विविधता किसे कहेंगे? जैव विविधता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी भी पर्यावरण है, कोई भी पर्यावरण है, किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता किसे कहेंगे? इस जैव विविधता क्षेत्र मान के चलिए ये है, मान के चलिए ये क्षेत्र है, तो जिसमें क्या होगा? पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा में विभिन्न प्रकार की प्रजाति देखने को मिलेगा। कोई जानवर है, मान के चलिए हाथी, तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रजाति देखने को मिलेगा। जानवर के भी, शेरों के भी, सब किस के बीच जो है विभिन्न प्रकार के प्रजाति का आपका मिलता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, जंतु में हो गया, हर एक चीज़ में जो है ना विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दीपोर बिल आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। दीपोर बिल आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो असम में। कहाँ अवस्थित है? असम में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। किसमें? आंध्र प्रदेश में है। देखिए, भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदर कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहराई बंदरगाह है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमें चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है, तो इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।